गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन देखो लीनियर अलजेब्रा हम पढ़े थे डायमेंशन ऑफ ए वेक्टर स्पेस। क्या होती है वेक्टर स्पेस की डायमेंशन? का मतलब है नंबर ऑफ वेक्टर्स, सदिशों की संख्या, किसमें? इन बेसिस। आपको उस दिन मैंने बेसिस की परिभाषा बताई थी कि सपोज वी एफ कोई वेक्टर स्पेस है, वी क्या है कोई, और बी उसका उपसमुच्चय है वी का। बी क्या है? वी का उपसमुच्चय है। यदि इस बी में दो कंडीशन है, नंबर एक, बी क्या है? एल आई है। बी लीनियरली इंडिपेंडेंट है। एल आई का मतलब बी के वेक्टरों की एल सी बनाएं बराबर 0 लिखें तो सारे स्केलर A1, A2, A3 सब 0 आने चाहिए। और दूसरा क्या लिखा था? V इज लीनियर स्पान ऑफ B, V बराबर LB। इसका क्या मतलब है? V का प्रत्येक वेक्टर B वाले वेक्टरों की LC के रूप में लिखा जा सकता है। ये दो कंडीशन जिस उप समुच्चय में लागू होती है, जिस सब सेट में लागू होती है, वो उस वेक्टर स्पेस का क्या कहलाता है? बेसिस कहलाता है। तो डायमेंशन ऑफ ए वेक्टर स्पेस का मतलब हुआ नंबर ऑफ वेक्टर्स इन बेसिस। बेसिस में अवयवों की संख्या। किसी वेक्टर स्पेस के बेसिस में अवयव 5 हैं तो उसकी डायमेंशन 5 हो गई। किसी के बेसिस में अवयवों की संख्या 7 है तो उसकी डायमेंशन कितनी होगी? 7 हो गई। इस पर एक थ्योरम है, और वो थ्योरम ये है कि एनी टू बेसिस ऑफ ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस VF, एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस VF है और उसके कितने बेसिस हैं? 2 बेसिस हैं। हैव सेम नंबर ऑफ वेक्टर्स, उनमें सदिशों की संख्या समान होगी। यानी एक वेक्टर स्पेस के यदि 2 बेसिस हैं तो दोनों में सदिशों की संख्या समान होगी। ये अपने को सिद्ध करना है। तो ले लो प्रूफ। क्या क्या दे रखा है आपने? एक तो वेक्टर स्पेस दे रखा है, लेट VF बी ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ FDVS। माना VF कोई एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। 2 इसके ले ले कोई बेसिस। बेसिस का मतलब दोनों V के उपसमुच्चय होंगे। तो एक तो ले लिया इसने S1। S1 में किसके वेक्टर आएंगे? V के आएंगे। वो ले लिए इसने α1, α2 डॉट डॉट αm। एंड दूसरा ले लिया इसने S2। इसमें वेक्टर ले लिए β1, β2, βn आर 2 बेसिस ऑफ V। माना ये V के 2 क्या हैं? बेसिस हैं। पहले बेसिस में कितने वेक्टर ले लिए बेटा? m, और दूसरे में कितने ले लिए? n। और थ्योरम क्या कहती है? थ्योरम ये कहती है कि एनी 2 बेसिस हैव सेम नंबर ऑफ वेक्टर्स। दोनों में सदिशों की संख्या क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। तो वी हैव टू प्रूव दैट। बहुत आसान सी थ्योरम है। देखो, वी हैव टू प्रूव दैट m बराबर n। अपने को क्या सिद्ध करना है? m और n बराबर सिद्ध करने हैं कि दोनों में अवयवों की संख्या क्या है? बराबर है। अच्छा भाई, अब देखिए S1 क्या है? V का बेसिस है। चूंकि S1 इज बेसिस ऑफ V, अंडरलाइन कर ले भाई इसको। मैं पहले S1 को पकड़ के चल रहा हूँ। ये बेसिस है, इसका मतलब क्या हुआ? अर्थात नंबर 1 S इज LI। S क्या है? LI है। और नंबर 2 V बराबर LS, कि V का प्रत्येक सदस्य S वाले वेक्टरों की LC के रूप में लिखा जा सकता है।
लेट अस कंसीडर ए न्यू सेट। लेट अस कंसीडर एक नया सेट हमने S2 ले लिया भाई, S3 ले लिया। कैसे लिया? इस S3 में सारे तो वेक्टर ले लो S1 के, जितने S1 के वेक्टर हैं वो सारे ले ले, और एक उधर से β1 लिया। अरे एक तो ले ले S2 से, और बाकी सारे S1 वाले लिख दे, α1 α2 αm। ये नया सेट ले लिया S3, इसमें समस्त तो S1 वाले हैं और एक ले लिया β1 किसका? S2 का। अब देख दो ये β1 किसका वेक्टर है? V का है। इसको बहुत बढ़िया तरीके से समझना। अरे β1 मैंने S2 से लिया है, S1 S2 दोनों ही बेसिस किसके हैं? V के हैं, तो दोनों V के उपसमुच्चय हैं, तो β1 किसका वेक्टर है? V का है। और V बराबर क्या लिख रखा है? LS1। ये लिख रखा V बराबर LS1। इसका मतलब क्या हुआ? बीटा जो है β1 ये S1 वेक्टर यानी α1 α2 αm की LC है। इम्प्लाइज β1 क्या है? LC ऑफ α1 α2 αm। क्यों भाई? ये β1 LC हो गया किसकी? इनकी। और एक थ्योरम पढ़ी थी कि किसी एक समुच्चय का एक वेक्टर बाकी सारे वेक्टरों की LC हो तो वो समुच्चय LD होता है। तो इम्प्लाइज S3 इज LD बाई थ्योरम। अरे समझ आ रहा है क्या? दोबारा देखो, S1 S2 दो बेसिस ले लिए। अब हमने एक नया समुच्चय S3 लिया है। क्या किया? उसमें सारे वेक्टर तो ले लिए S1 के और एक ले लिया β1। β1 किसका वेक्टर है? S2 का है, तो V का भी है। और V बराबर LS1 है क्योंकि S1 इसका बेसिस है। तो इसका मतलब क्या हुआ? V का प्रत्येक सदस्य S1 के सदस्यों की LC है। V का सदस्य कौन सा लिया है? β1। और ये किसका LC है? S1 में कौन कौन है? α1 α2 αm। अब ऊपर चला S3 में β1 इन सब की LC हो गया। एक वेक्टर बाकी की LC हो तो वो सेट कैसा होता है? LD होता है। इम्प्लाइज अब एक LD की थ्योरम कराई थी मैंने कि यदि कोई सेट LD है तो उसके बीच में एक वेक्टर ऐसा होगा जो अपने से पहले वालों की LC होगा। इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट पहले वेक्टर को छोड़ के अल्फा के बिलोंग टू S3 सच दैट अल्फा के क्या है? LC ऑफ पहले वाले वेक्टरों को क्या बोल लिखते हैं अंग्रेजी में? प्रेसीडिंग वेक्टर्स। ये अपने से पहले वाले वेक्टरों की LC के रूप में लिख सकता है। एंड वी कंसीडर ए न्यू सेट। और अब हम एक नया समुच्चय ले लेते हैं। क्या करेंगे? इस अल्फा के को हटा देते हैं और एक वेक्टर जैसे पहले अपन ने β1 जोड़ा था, इसे β2 जोड़ लेते हैं। वो हो जाएगा S4। क्या क्या आ जाएंगे इसमें? β1 और β2। और ये α1 α2 में से वो अल्फा के हटा देंगे तो अल्फा के -1 अल्फा के और अल्फा m। क्लियरली V बराबर LS4। अरे जैसे V बराबर LS1 था ना, तो S1 वाले तो वेक्टर एक ही तो उठाया अपन ने, बाकी तो सारे पड़े हैं इसमें। तो V बराबर LS4। अब देखो जैसे ये S3 लिया था, इसमें β1 शामिल किया था, तो S3 क्या आया था? LD आया था। तो नाउ S4 क्या आ जाएगा? LD आ जाएगा। कारण चूंकि जैसे β1 था ना, इसमें क्या हो जाएगा? β2 बिलोंग टू V, तो β2 LC क्या हो गया?
एल सी ऑफ अदर वेक्टर्स ऑफ S4 हो गया। अरे जैसे ये था ना बीटा 1 एल सी था अल्फाज का, एक अल्फा ही तो कम हुआ बेटा, तो एक वेक्टर बीटा 2 बाकी सब की एल सी है, तो वो सेट कैसा हो गया? एल डी हो गया। पहले कौन आया था? S3 एल डी आया था, अब कौन आ गया? S4 एल डी। ये एल डी आएगा तो फिर अपन क्या करेंगे? जैसे इसमें एक अल्फा हटाया था, वी रिपीट द सेम प्रोसेस, हम वही प्रक्रिया दोबारा दोहराते हैं। क्या? दैट इज क्या प्रक्रिया है? एडिंग, क्या ऐड कर रहे हैं अपन? बीटाज, एंड हटा क्या रहे हैं? एलिमिनेटिंग अल्फाज। देखो पहले एक बीटा 1 लाए थे, फिर बीटा 1 बीटा 2 आ गया, एक अल्फा हटा दिया, एक अल्फा फिर यहाँ हट जाएगा, तो बार बार क्या हो रहा है? बीटा तो आ रहे हैं और अल्फा हट रहे हैं, और हर बार सेट कैसे आना चाहिए? एल डी आना चाहिए। अब यदि अल्फा हट रहे हैं, अल्फाओं की संख्या कितनी है? m, और बीटाओं की संख्या कितनी है? n। कल को m का मान यदि n से कम हुआ तो ये सारे हट जाएंगे, लेकिन हमारे पास जो समुच्चय आ रहा है वो मिश्रित आना चाहिए। दिस इज पॉसिबल व्हेन m इज नॉट लेस देन n। ये कब संभव है? ये सेट एल डी कब तक आते रहेंगे आपके पास? जब तक इसमें अल्फा भी शामिल है, बीटा भी शामिल है। कल को अल्फाओं की संख्या बीटाओं से कम होगी तो ये तो सारे हट जाएंगे, इसलिए m इज नॉट लेस देन। ये कौन सा बेसिस लेके चले थे अपन? S1 लेके चले थे, यानी अल्फा लेके चले थे और उसमें एक एक करके बीटा शामिल किया। अब ये प्रोसेस उल्टा कर दें अपन, S1 की जगह ले लें S2 और S2 की जगह ले लें, यानी इसमें अल्फा हटा रहे हैं और बीटा ला रहे हैं। उसमें क्या करेंगे? बीटा हटाएंगे और अल्फा निकालेंगे। इफ इन दिस प्रोसेस, यदि इस प्रक्रिया में वी इंटरचेंज, हम क्या कर दें? इंटरचेंज कर दें S1 एंड S2, S1 और S2 को बदल दें, देन वी हैव, क्या रिजल्ट आएगा? उसमें आया था m इज नॉट लेस देन n, इसमें क्या आएगा? n इज नॉट लेस देन m। समीकरण नंबर 2, 1 एंड 2 इम्प्लाइज, ये कह रहा है m n से छोटा नहीं है, ये कह रहा है n m से छोटा नहीं है। इसका मतलब क्या है? m बराबर n, यानी दोनों बेसिस में अवयव की संख्या समान है। इसको दोबारा समझो एक बार। थ्योरम ये थी कि किसी भी वेक्टर स्पेस के दो बेसिस में अवयवों की संख्या सेम होती है। मैंने एक वेक्टर स्पेस VF मान लिया, सुन आ रहा बेटा, और इसके दो बेसिस ले लिए, एक S1 और एक ले लिया S2। S1 में कितने वेक्टर ले लिए? अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा m ले लिए, और S2 में कितने ले लिए? बीटा 1 बीटा 2 बीटा n ले लिए। और सिद्ध क्या करना है हमको? m बराबर n। अब तुम पहले पकड़ S1 को, अंडरलाइन में लिया S1 इज बेसिस ऑफ V, इसका मतलब S1 Li है और V बराबर LS1 है। ठीक है, अब हमने क्या किया? एक नया सेट बना लिया S1 S2 से S3। कैसे? सारे तो S1 वाले वेक्टर ले ले और एक बीटा 1 मिला दे इसमें। बीटा 1 किसका वेक्टर है? S2 का है। S2 का है तो ये V का है, और V बराबर LS1 है, इसका मतलब बीटा 1 बाकी की LC होगी, और एक वेक्टर बाकी की LC होगी, तो S3 क्या आ गया तेरा? LD आ गया। LD आ गया तो एक थ्योरम और है कि पहले वेक्टर को छोड़ के आगे कोई न कोई एक वेक्टर ऐसा मिलेगा। कौन सा लिया मैंने? अल्फा की, जो अपने से पीछे वालों की LC है। हमने उस अल्फा के को हटा करके नया सेट